लेकिन आज हम ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की। मुज़म्मिल, एक तो ये कि सबसे पहले जो लोग अरेस्ट हुए इमरान खान साहब के इनकलाब के चक्कर में, उसमें जो उनके पार्टी लीडर थे या जो पॉलिटिशियंस थे और दूसरे लोग थे, वो तो बाहर आ गए। एक-एक करके उन्होंने कहा पार्टी छोड़ दी, कभी कहा सियासत छोड़ दी। लेकिन जो आम पब्लिक उनके लिए नारे लगा रही थी, अरेस्ट हुई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उनका क्या फ्यूचर है? और आखिर इस वक़्त जो पाकिस्तान की हालत है, जो जो कि आप देख सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, सभी का बुरा हाल है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ़ पॉलिटिशियंस या किसी और को भी हम इल्ज़ाम दे सकते हैं? देखिए, इसमें जो वर्कर्स थे उनके तकरीबन 15 से 20 लोग मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने के लिए कल-परसों खबर सामने आई है, जिनको 10-10 साल की कैद होगी और उसकी कोई अपील भी नहीं हो सकती किसी भी अल्टरनेटिव कोर्ट के अंदर। तो पहली बात तो ये है कि ये सारा ब्लेम आप उन वर्कर्स से अगर पूछें तो वो इमरान खान साहब का ही नाम ले रहे हैं कि आपने हमें तो कॉल दे दी कि निकलो जला दो सारा कुछ, लेकिन खुद आपने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे लोग नहीं थे। तो तमाम तहरीकें तारीख में जो चलती रही हैं हिस्टोरिकली, हम अगर देख लें उनको, तो लीडर जो है वो ओन करता है अपने वर्कर को, अदरवाइज अगर वो उसको ओन नहीं करेगा तो ये तहरीक नहीं हो सकती। जिसमें एक लीडर कॉल देता है कि जेल भरो, तहरीक शुरू करो और जेल में जाना शुरू करो, सिविल डिसोबीडियंस का आगाज़ करो, लेकिन वो जैसी शुरू होती है तो वो खुद कहता है कि बस मुझे जेल से निकाल दें, बाकी आप जेल में सड़ते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये नार्सिसिज्म शो किया है खान साहब ने और बहुत से लोगों को उनसे सिंपैथी है आजकल के उनके साथ गलत हो रहा है और उनके साथ जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बात करता हूँ कि जब ये 3.5 साल हुकूमत में बैठ के इन्होंने वन पेज बनाया हुआ था, पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया था, पीका लॉ पास करवा रहे थे जिसमें 5 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस था, हर उस आदमी पे जो डेफेमेशन कर रहा है किसी की, अब उसको स्टेट ने आके उठा लिया, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये सारे लॉज और साथ साथ जनरल बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन ऑफर किसने की? इमरान खान साहब ने की। उनको 3 साल की मजीद एक्सटेंशन किसने दी? इमरान खान साहब ने दी। टीवी पर आकर हमें कहा कि इनसे बेहतरीन जर्नैल पाकिस्तान की तारीख में आया ही नहीं है और जैसे ही वो उनके खिलाफ हुआ तो उन्होंने कहा कि ये तो जानवर हैं, ये तो न्यूट्रल न्यूट्रल तो जानवर होता है, इसीलिए ये मीर जो है सादिक हैं, ये मीर जाफ़र हैं। तो वही सारी अवाम को एकदम से इन्होंने उस बंदे के पीछे लगा दिया जो इनकी पार्टी को बनाने वालों में से एक है। तो ये आपको शो करता है कि एक इंसान अपना पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए अपने वर्कर्स को बस के नीचे फेंक के खुद आगे आगे निकल जाता है और उसके बाद में माफ़ी की अपीलें करता है। अमरीकी गुलामी का जो नारा लगाया इन्होंने और जलसों के अंदर इन्होंने खत दिखाया कि ये अमेरिका से लेटर आया था, ये देखिए आप। और आज सबसे ज़्यादा अमेरिका को परसुएट कौन कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। कॉल सामने आ रही हैं, सेनेटर्स को कॉल करके कह रहे हैं कि मुझे बचा लें और आईएमएफ भी उनके हक में बयान दे रहा है बैठ के। तो ये सूरत हाल आपको बताती है कि कोई आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इस शख्स की पॉलिटिक्स में नहीं है और 18-20 साल की सियासत में सिर्फ कलाबाजियाँ हैं कि एक बात आज की और कल उसी बात से मुकर गए। तो तहरीकें और इनकलाब जो है वो ऐसे लीडरान के अंडर नहीं आता जो अपने ही पॉलिटिशियंस के लगाए हुए नारों की बेस पे वर्कर को मरवा के ये कहें कि ये हमारे लोग नहीं थे। और वो वर्कर जो अभी मार खा रहे हैं, जिसमें वो एक लड़का भी मैंने देखा जो घुस गया था जिनाह हाउस लाहौर के अंदर और उसको 10 साल कैद हुई है अभी, और जिसने मोर चोरी किया उसको भी 10 साल की कैद हो गई। तो वो बेचारे इन्हीं के नारे बुलंद कर रहे थे और आज वो जो है वो सारा मलबा उनके ऊपर गिर गया है और खान साहब जो हैं वो डील मांग रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट किसी की नहीं है, पीडीएम मेरी बात सुने। तो लगता यही है ओवरऑल कि इसका ब्लेम खान साहब ने लेने से इनकार कर दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए था और जो कुछ भी वो फेस कर रहे हैं उसमें से 95% जो है वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल ठीक, लेकिन मुज़म्मिल, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ इमरान खान को या बाकी पॉलिटिशियंस को कह देना कहाँ तक सही रहेगा? क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो फ़ौज कहती है, जो एजेंसीज़ कहती हैं, होता वही है, कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो तो कठपुतली ही होते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं इसमें देखें ना, टोटल सारा प्रोजेक्ट किसका था? इमरान खान का, एस्टैब्लिशमेंट का था। अगर हम जनरल हमीद गुल से आगाज़ करें और उसके बाद में शुजा पाशा साहब पे जाएँ, ज़हीरुल इस्लाम साहब पे जाएँ और उसके बाद में बाजवा साहब पे आएँ, फिर फैज़ साहब पे आएँ, तो ये 4 नस्लों ने मिल के खान साहब को पाला है। तो अब जो भी मुल्क में रॉट क्रिएट हुई है सारी, वो असल में तो एस्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट किया ना। ये हाइब्रिड रेजीम बनाने का शौक तो एस्टैब्लिशमेंट को है कि वो हर 15 साल बाद, 10 साल बाद ये तजुर्बा करते हैं कि 2 पार्टीज़ जो हैं वो कहीं डेमोक्रेसी को आगे लेकर ना बढ़ सकें, इसीलिए एक थर्ड फोर्स क्रिएट की जाए और वो थर्ड फोर्स जो है वो सारे सिस्टम को बैलेंस कर दे। तो इनको हंग पार्लियामेंट चाहिए होती है और इनको कमज़ोर हुकूमतें चाहिए होती हैं ताकि वो इनकी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकें। जब भी 2 तिहाई अक्सरियत से 2/3 मेजॉरिटी से कोई पावर आती है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट को कर्टेल करने की कोशिश शुरू कर देती है।
तो उनसे वो थ्रेटन फील करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ के दौर में क्या हुआ, यही मसला था कि वो पावर अपनी असर्ट कर रहे थे, ये नहीं करने दे रहे थे। तो वो तो उन्होंने खुद कन्फेस कर लिया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DJSI साहब बैठे हुए थे, जो इमरान खान साहब के निकाले जाने के बाद हुई, उसमें आप देख लीजिए उन्होंने कहा है कि हमने पिछले साल मार्च के बाद पॉलिटिक्स बंद कर दी थी। तो वो खुद कह रहे हैं इससे पहले हम सियासत कर रहे थे। तो ये 70 साल के एक्सपेरिमेंट उनके बंद नहीं हो रहे, अब भी चल रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कसूर सिर्फ उनका है इस सारे, अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें इस पॉलिटिकल फियास्को को, केओस को। क्योंकि अगर ये तीसरी ताकतें बनाने के एक्सपेरिमेंट ना होते, और वो जो चाहे गलत थी पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमतें, चाहे करप्शन थी, जो भी था, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है कि वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जहाँ वो डिसरप्ट होती है वहाँ पर मुल्क में मार्शल लॉज भी लगते हैं और वहाँ सिविल राइट्स भी तबाह हो जाते हैं। हिंदुस्तान को आप देख लीजिए कि वहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है कि डेमोक्रेसी कंसिस्टेंसी से चली आ रही है। चाहे मोदी साहब ने अब आकर जो पॉलिसी फॉर्मेशन की उससे किसी को इख्तलाफ होगा, इससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम सेल्फ करेक्शन की तरफ चला जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी लीडर ने चोरी की है, कोई गलती की है, तो मैं अपने वोट से उसको बाहर निकाल के फेंकूंगा। अदालत को कोई हक नहीं है कि उसको डिस्क्वालीफाई करके निकाल दे। सुप्रीम कोर्ट के जज की प्राइम मिनिस्टर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो पॉपुलरली इलेक्टेड आदमी है, लेकिन यहाँ पर गंगा ही उल्टी बहती है। यहाँ ये होता है कि मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, मैं उसको निकाल दूंगा। भैया आपको किसी ने वोट दिए, तो डेमोक्रेसी थी ही इसीलिए कि अगर किसी ने चोरी की है, गलती की है, तो अवाम 5 साल बाद उसको निकाल के बाहर फेंक सकें। लेकिन यहाँ 5 साल होने देते ही नहीं है। 70 साल से एक वजीर आजम नहीं आया जिसने 5 साल मुकम्मल किए हैं। चले मान लिया नवाज शरीफ चोर था, जरदारी भी चोर था, इमरान खान तो सादिक और अमीन था ना, उसने 5 साल पूरे क्यों नहीं किए? तो लगता यही है कि फैसला कर लिया गया है कि डेमोक्रेसी को कंटिन्यूसली चलने नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर ये चल गई तो हमारा कारोबार बंद हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ-साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। वैसे तो कहा तो यही जाता है कि चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सबको जो है वो एजेंसीज़ और जो हमारी फ़ौज है वही डील करती है। इसी वजह से हर बार हम देखते हैं कि आर्मी चीफ जाते हैं, कभी चाइना और कभी कहीं। लेकिन क्या फॉरेन पॉलिसी हमारे यहाँ इसी को समझा जाता है कि अगर कोई लोन माँग के ले आए, हम अपने पाँव पे खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, और ये लोन के ऊपर कब तक पाकिस्तान को चलाया जा सकता है? देखिए, इसमें जो स्टेट क्राफ्ट का मॉडल होता है ना, वो सारा अफेक्ट करता है। अगर आपका पर्पज़ ही रियासत का ये है कि हमने हमसाया मुल्कों को जाके पंगे लेने हैं वहाँ पे, या ये है कि हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट करनी है अफ़गानिस्तान में, वो 5th प्रोविंस है हमारा, या ये है कि हमने ऐसी तंजीमें बनानी है जो हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स पूरे कर सकें, तो फिर उससे तो यही होगा जो हो रहा है। उसकी वजह ये है कि आपने एक ऐसी रियासत तश्कील दी है जिसका काम सिर्फ ये है कि अगर कोई ओवरसीज़ जंग लग जाए तो हमें रेंट पे ले लें प्लीज़ और फिर पैसे दें हमें। तो मैंने इस पे एक कंसिस्टेंटली एक पॉडकास्ट में भी पूरी हिस्ट्री बताई थी कि पाकिस्तान 70 साल से सिर्फ एक काम कर रहा है कि जो भी बाहर के मुल्कों में जंग लगती है उसमें अपना हिस्सा डालता है और पैसे आना शुरू हो जाते हैं। आप 70 साल में देख लीजिए, सिर्फ 2 से 3 बार इकोनॉमी बेहतर फंक्शन की है। अयूब खान साहब के अंडर इसीलिए की कि अफ़गान वॉर थी, डॉलर बाहर से आ रहे थे। सॉरी, अफ़गान वॉर नहीं थी, वो जो सीटो सेंटो हमने साइन किया था, तो कोल्ड वॉर में हमने अमेरिकन विंग का साथ दिया और उससे डॉलर लिए, और बाद में वो डॉलर लेके हमने हिंदुस्तान पे महाज खोल दिया जबराल्टर करके। उसके बाद में आप चले जाए ज़िया-उल-हक साहब के दौर में कैसे पैसे आए, वो इसलिए आए कि आपने अफ़गान मुजाहिदीन क्रिएट किए और उसके बदले आपको वहाँ से पैसे मिले। चार्ली विल्सन्स वॉर जो फ़िल्म है वो भी देख सकते हैं लोग, किताब भी पढ़ सकते हैं इस पर। तो उसमें भी आपकी इकोनॉमी इसलिए बेहतर थोड़ा सा होना शुरू हो गई कि डॉलर बाहर से आ रहा था। मुशर्रफ साहब के अंडर डॉलर क्यों आया कि 9/11 के बाद आपने वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ दिया। आपने कहा कि आप नेटो का रूट यहाँ से यूज़ कीजिए, आप ड्रोन अटैक्स कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो वो जो पैसा मिलना शुरू हुआ, लोगों ने कहा कि यार ये बड़े बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्योंकि जब भी मार्शल लॉ लगता है इकोनॉमी ठीक हो जाती है। तो उनको पता नहीं है कि वो इसलिए ठीक होती है कि ये वॉर ड्रिवन इकोनॉमी थी। अब मसला ये है कि पैसे कमाना सीखे नहीं आपने। आपने तो जंगों में सिर्फ अपनी रिसोर्सेज को रेंट करना, जिसको रेंटियर स्टेट कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में, आपने तो वो बनाई। अब जैसे ही जंगें ख़त्म हो गई हैं, अब ईरान सऊदी अरेबिया आपस में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान जाके बशार अल असद से हाथ मिला रहा है, ईरान से बात हो रही है, तो पाकिस्तान का ओवरसीज़ का जो धंधा है वो बंद होता दिखाई दे रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव ये था कि आप एक वेलफेयर इकोनॉमी क्रिएट करते, आप लोगों की बेहतरी के लिए पॉलिसी फॉर्मेशन करते। बांग्लादेश को देख लीजिए, 71 में यहाँ से वो आज़ाद हुए हैं और कितना फ़र्क पैदा हो गया कि उन्होंने ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट को मर्दों से ज़्यादा कर दिया। ख़वातीन की स्कूल एनरोलमेंट मर्दों से बढ़ चुकी है इस टाइम पर।
तो लगता यही है कि पाकिस्तान में किसी ने अवाम की वेलफेयर का नहीं सोचा, इसीलिए पैसे कमाने नहीं आते। हमारी इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा, एक्सपोर्ट कोई है नहीं, और एक्सपोर्ट कैसे आती जब इंडस्ट्री चलने दी नहीं गई। तो लगता यही है कि पाकिस्तान ने पैसे कमाना 70 साल से सीखा ही नहीं, सिवाय जंगों से कारोबार करने के। तो इसीलिए अब अगर वो जंग बंद हो गई, कारोबार भी बंद हो जाएगा, तो इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज होना पड़ेगा और ये फैसला करना पड़ेगा कि अवाम रियासत के लिए या रियासत अवाम के लिए होगी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को इस वक़्त जो हालात हैं, उसमें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो या भारत हो, सबके साथ टर्म्स बेहतर करने की ज़रूरत है। उन लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख़्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर ईरान और सऊदी अरेबिया साथ मिलके बैठ सकते हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्यों नहीं? देखिए, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।